हेलो बच्चों, आज हम हरिशंकर प्रसाई जी जो द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए कहानी पढ़ेंगे। तो भेड़े और भेड़िए कहानी पढ़ने से पहले हम हरिशंकर प्रसाई जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। श्री हरिशंकर प्रसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। 1924 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। 10 अगस्त 1995 में इनका निधन हो गया। परसाई जी व्यंग लेखक थे। अब ये मेन किसके लेखक थे? व्यंग लेखक थे, अर्थात मतलब एक व्यंग करते थे। ये कहानी के पात्रों में, कहानी में एक हास्य उड़ाना किसी का, तो वो अच्छे हंसी मजाक के उसमें भी हो सकता है, या किसी को कोई बात कहनी हो, बड़े तीखे व्यंग भी ये करते थे। तो इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा एवं सटीक व्यंग किया है। अब इन्होंने सामाजिक जो राजनीतिक जीवन है उसमें क्या है, भ्रष्टाचार है, शोषण है, तो उसमें एक उन्होंने एक सटीक और करारा व्यंग किया है। परसाई जी की भाषा का एक खास अंदाज है जिसके कारण वह पाठकों के मर्म को छू लेते हैं। अब परसाई जी की भाषा कहने का, बोलने का एक अंदाज है अपना खास, जिसके कारण वो जो उनके पाठक हैं उनका हृदय छू लेते हैं, उनका मर्म, पाठकों के मर्म छू लेती है, अर्थात उनके हृदय को छू लेती है। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। भोलाराम का जीवन इनके प्रमुख कहानी संग्रह। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव, इनके क्या है, प्रमुख कहानियां हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल इनके उपन्यास हैं। तिरछी रेखाएं, संस्मरण तथा तिरछी रेखाएं इनके संस्मरण हैं, तथा तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र तथा शिकायत मुझे भी है, विकलांग, श्रद्धा का दौर, ये क्या है, सारे निबंध है। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। अब हम कहानी पढ़ेंगे भेड़े और भेड़िए। अच्छा, भेड़े और भेड़िए कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें लेखक क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसमें लेखक ने क्या क्या बताना चाह रहे हैं, लेखक हरिशंकर प्रसाई जी ने राजनीतिक शोषण और भ्रष्टाचार, किस तरह से जो बड़े बड़े राजनेता लोग होते हैं, वो जो जनता होती है उनको किस तरह से जैसे वोटिंग के टाइम पे वो क्या करते हैं, उनको वादे करते हैं कि हम ये आपके लिए रास्ता बनाएंगे, या कुछ भी चीज, कुछ भी अन्य काम करेंगे, लेकिन वो ऐसा अंत में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हरिशंकर प्रसाई जी ने बहुत ही तीखा और करारा व्यंग किया है राजनीतिक भ्रष्टाचार में, शोषण में। तो ये कहानी इसी पर आधारित है। तो अब हम कहानी पढ़ेंगे। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। अब एक बार एक वन में क्या हुआ, कुछ पशुओं को ऐसा लगा कि
मतलब वो एक सभ्यता के उच्च स्तर तक पहुंच गए जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, जहां उन्हें ऐसा लगा कि हमारे वन में क्या एक अच्छी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो, और सभी का मत ये रहा कि प्रजातंत्र की स्थापना हो, अर्थात सभी क्या रहे, वन में स्वतंत्र रहे, किसी को किसी प्रकार का भय ना हो। परंतु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वह आया। अब क्या हुआ, पशु समाज में, जो पशु समाज था उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन की हर्ष की लहर, वो खुश हो गए, मतलब उनमें इतना उत्साह भर गया कि अब क्या है, वन में क्या होगा, प्रजातंत्र होगा, सब स्वतंत्र रहेंगे, और सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और सुख समृद्धि सुरक्षा का स्वर्ण युग आज आ जाएगा। यह वह पशु समाज सोचने लगा। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़े बहुत ही निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूक फूक कर खाता है। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे, जिस वन प्रदेश पर आधारित हरिशंकर प्रसाद जी ने कहानी लिखी, तो जब उन्होंने कहानी शुरू करी तो उसमें क्या था, भेड़े बहुत ही निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूक फूक कर खाता है। मतलब उन्होंने भेड़ों को इतना दयालु और इतना कोमल बताया। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को भी ना सताए, ना मारे, सब जिए और जीने दें, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। अब भेड़ों ने क्या कहा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, जब अगर ये प्रजातंत्र बन जाएगा तो हमारा भय क्या होगा, दूर हो जाएगा, और हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे, जो हमारा प्रतिनिधि होगा उससे हम कानून बनवाएंगे कि जीवधारी किसी को भी ना सताए और ना मारे, सब जिए और जीने दें, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। समाज में हमारा कैसा हो कि शांति रहे, स्नेह रहे, आपस में बंधुत्व रहे, ऐसा हमारा समाज हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? अब इधर क्या हुआ, भेड़ों ने बोला कि अब तो हम पर संकट काल आ गया, क्योंकि भेड़ों से ज्यादा, मतलब हमसे ज्यादा तो क्या है, भेड़ों की संख्या है, और जिसकी संख्या ज्यादा होगी तो बहुमत उसी का होगा, और अगर उनका कानून बन गया तो हम तो किसी भी पशु को नहीं मार पाएंगे, तो हम खाएंगे क्या, कि हमें घास चरना खाना सीखना पड़ेगा। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। अब एक तरफ तो चुनाव के नजदीक आने पर भेड़े खुशी मनाते हैं, और दूसरी तरफ चुनाव के नजदीक आने पर भेड़ियों का दिल बैठ जाता है। अब भेड़िए संकट में आ जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है
तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। अब भेड़िए क्या करते हैं? भेड़िए जो मांस खाते हैं तो उनको जो हड्डियां वो छोड़ देते हैं, थोड़ा मांस छोड़ देते हैं, उनको सियार खाते हैं। और सियार क्या, 2-4 सियार हमेशा भेड़ियों के साथ रहते ही हैं और उनकी सेवा करते हैं और उनकी जय जयकार लगाते हैं। ठीक है, समय आने पर या बेमौके बेमौके पर। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों आए हैं? अब बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा कि आपके मुख चंद्र पर, आपके चेहरे पर चिंता के मेघ क्यों आए हैं? यहाँ पर मेघ का अर्थ हुआ बादल से। मेघ क्यों छाए हैं? आपको इतनी चिंता क्यों है? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। हमारा राज तो अब गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माए बाप हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। अब सियार ने दांत निपोर कर क्या कहा, अर्थात दांत निपोर कर, दांत दबाकर, मुंह मतलब एक तरह से, हाँ, उसको सारी बात पता थी, सियार सब जानता था, मगर वो ना जानने का नाटक कर रहा था। तो दांत निपोर कर भेड़िए से कहा कि महाराज, हम क्या जाने, हम तो आप ही, हमारे तो क्या है, आप ही माई बाप हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं, आपका गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर ना हो गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए भी कहाँ? सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। अब भेड़िया क्या कहता है सियार को? सियार बोलता है कि सर्कस में भर्ती हो जाते हैं। तो भेड़िया कहता है कि वहां भी रीछ और शेर को लेते हैं, हम तो इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछेगा। तो सियार ने खूब शोर मचाकर, सॉरी, तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया। मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाएं, तो